नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें नाटक, नए नए मोड़ और इमोशंस भरपूर हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे मजबूरी में एक ऐसे लड़के से शादी करनी पड़ती है जो बेहोश है। लेकिन क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है? चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी नान परिवार से शुरू होती है जो जिंगहाई शहर का एक अमीर परिवार है। उनकी बेटी नान जिरुओ की शादी फेंग परिवार के लड़के फेंग जिनसा से बचपन में ही तय हो गई थी। लेकिन अब जिरुओ शादी करने से साफ मना कर देती है। वो कहती है, मैं उस देहाती से शादी नहीं करूंगी, भले ही मुझे अकेले रहना पड़े। उसे लगता है कि फेंग परिवार एक साधारण किसान परिवार है। उधर जिरुओ की माँ भी अपनी बेटी का साथ देती है और कहती है कि फेंग परिवार उनके रुतबे के लायक नहीं है। तभी वे दोनों मिलकर एक योजना बनाती है। अब कहानी में आती है हमारी हीरोइन यूनिंग। यूनिंग उसी नान परिवार में अपनी अंधी माँ के साथ रहती है और उनकी सेवा करती है। जिरुओ की माँ यूनिंग को बुलाती है और उस पर ये कहकर एहसान जताती है कि उन्होंने उसे और उसकी माँ को अपने घर में रहने की जगह दी है। फिर वो उसके सामने एक शर्त रखती है, तुम मेरी बेटी जिरुओ की जगह फेंग परिवार में दुल्हन बनकर जाओगी। यूनिंग ये सुनकर चौंक जाती है और मना कर देती है क्योंकि वो अपनी बीमार माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन नान परिवार का मुखिया उसकी अंधी माँ का वास्ता देकर उसे धमकाता है। अपनी लाचारी के कारण यूनिंग को इस नकली शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है। शादी का दिन आता है। यूनिंग को नान जिरुओ की नाम से विदा किया जाता है। जाते समय जिरुओ की माँ उसे धमकी देती है, आज से तुम नान जिरुओ हो। अगर तुमने इस नकली शादी का राज खोला तो याद रखना तुम्हारी माँ हमारे पास है। बेचारी यूनिंग रोते हुए अपनी माँ से विदा लेती है और एक अनजान सफर पर निकल पड़ती है। जब यूनिंग फेंग परिवार के घर पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है। जिस परिवार को वो एक साधारण किसान परिवार समझ रही थी, उनका तो एक बहुत बड़ा घर है और उनके पास एक खानसामा यानी बटलर भी है। यहाँ उसकी मुलाकात अपने पति फेंग जिनसा से होती है जो पिछले 2 साल से एक गाड़ी की दुर्घटना के बाद से बेहोश है। यूनिंग को अब समझ आता है कि असली नान जिरुओ ने शादी से मना क्यों किया था। वो एक विधवा का जीवन नहीं जीना चाहती थी। लेकिन यूनिंग सोचती है, ये तो अच्छा है, पति बेहोश है तो ना कोई जिम्मेदारी ना कोई झंझट। यहाँ यूनिंग की मुलाकात उसकी सास से होती है। उसकी सास बहुत ही प्यार से पेश आती है। वो उससे कहती है कि उसके बेटे की हालत की वजह से उसे दुख होगा, लेकिन वो उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगी। और फिर शुरू होता है तोहफों का सिलसिला। उसकी सास उसे लाखों रुपए का इंपीरियल ग्रीन जेड का कंगन देती है, विदेश से लाए गए हजारों रुपए के बर्ड्स नेस्ट यानी एक कीमती स्वास्थ्यवर्धक चीज देती है और उसके लिए महंगे सौंदर्य प्रसाधन मंगाती है। ये सब देखकर यूनिंग चौंक जाती है कि ये किसान परिवार इतना अमीर कैसे है। उसकी सास बताती है कि उनका परिवार पीढ़ियों से खेती बाड़ी से ही पैसा कमा रहा है। रात को जब यूनिंग अपने पति को साफ करने जाती है तो वो एक और चीज देखकर हैरान रह जाती है। जो आदमी 2 साल से बेहोश है, उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से गठा हुआ और सुडौल है। वो मजाक में सोचती है, ऐसा पति बुरा नहीं है, शांत रहता है और जब ये चला जाएगा तो शायद सारी दौलत मेरी हो जाएगी। वो इस बात से बेखबर अपने बेहोश पति की त्वचा की देखभाल भी करती है और उसे शुभ रात्रि कहकर सो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। यूनिंग अब फेंग परिवार में घुलने मिलने लगी है। वो घर के छोटे मोटे काम जैसे बगीचे में घास निकालना या पौधों को पानी देना करना चाहती है, लेकिन उसकी सास उसे कोई भी काम करने से मना कर देती है। वो कहती है, तुम यहाँ मेहनत करने नहीं बल्कि एक आरामदायक जिंदगी जीने आई हो। दूसरी तरफ घर के नौकर भी यूनिंग की बहुत तारीफ करते हैं। वे सास को बताते हैं कि नई बहू बहुत अच्छी है, वो खुद अपने बेहोश पति की देखभाल करती है। ये सुनकर सास बहुत खुश होती है और फैसला करती है कि अब से फेंग परिवार की सारी जिम्मेदारियां जिरुओ यानी यूनिंग ही संभालेगी। इधर नान परिवार में बेचैनी का माहौल है। यूनिंग की शादी को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन फेंग परिवार से कोई खबर नहीं आई। उन्हें डर है कि कहीं उनकी चाल पकड़ी तो नहीं गई। लेकिन जिरुओ की माँ कहती है, वो कुछ नहीं कर सकती, उसकी अंधी माँ हमारे कब्जे में है। तभी उन्हें पर्ल बे प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, जो जिंगहाई शहर के सबसे अमीर आदमी मिस्टर फेंग का प्रोजेक्ट है। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल गया तो उनका परिवार शहर का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा। उन्हें खबर मिलती है कि सबसे अमीर आदमी मिस्टर फेंग आजकल लॉन्गिंग गांव में छुट्टियां मना रहे हैं और ये वही गांव है जहां यूनिंग की शादी हुई है। वे तुरंत फैसला करते हैं कि यूनिंग से संपर्क करेंगे। असली नान जिरुओ यूनिंग को फोन करती है और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछती है, कैसी कट रही है जिंदगी? दिन भर सुअर चराती होगी और अपने मरे हुए पति की सेवा करती होगी। लेकिन यूनिंग अब पुरानी वाली यूनिंग नहीं रही। वो उसे कोई भाव नहीं देती। फिर जिरुओ उसे आदेश देती है कि वो गांव में सबसे अमीर आदमी मिस्टर फेंग का पता लगाए ताकि नान परिवार उनके साथ काम कर सके। यूनिंग साफ मना कर देती है और कहती है, मैं अपने पति की देखभाल में व्यस्त हूँ।
और हाँ, तुमने मेरी माँ का ख्याल रखने का वादा किया था, इसलिए मुझसे उम्मीद मत रखना। ये कहकर वो फोन काट देती है। जिरुओ गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो अपने पिता से कहती है कि वो किसी और तरीके से उस अमीर आदमी से मिलेगी। एक दिन युननिंग अपनी सास के साथ खेत में जाती है। वो अपनी सास से पूछती है, माँ, इसमें से कौन सा खेत हमारा है? यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। उसकी सास जवाब देती है, तुम्हारी नजर जहाँ तक जा रही है वो सारे खेत, वो पीछे के पहाड़ और खदानें, सब कुछ हमारा ही है। हजारों एकड़ जमीन हमारी है। ये सुनकर युननिंग के होश उड़ जाते हैं। उसकी सास आगे कहती है, लड़कियों को सपनों का महल पसंद होता है। मैं तुम्हारे लिए एक विदेशी डिजाइनर को बुलाकर एक शानदार महल बनवाऊंगी। युननिंग समझ जाती है कि जिस परिवार को वो सिर्फ अमीर समझ रही थी, वो तो इस पूरे इलाके के मालिक हैं। कहानी आगे बढ़ती है। युननिंग की सास उसे एक और तोहफा देती है, एक डेबिट कार्ड जिसमें 10 अरब रुपए हैं। युननिंग ये देखकर चौंक जाती है और पूछती है, माँ, हम आखिर हैं कौन? तब उसकी सास उसे बताती है कि वे जिंगहाई शहर के सबसे अमीर परिवार हैं। जब से उनके बेटे जिनशा के साथ हादसा हुआ, वे शहर छोड़कर गांव में रहने आ गए। इतना ही नहीं, उसकी सास उसे शहर में खरीदारी के लिए भेजती है और उसके साथ किसी और को नहीं, बल्कि जिंगहाई के सबसे अमीर आदमी के मुख्य सचिव सेक्रेटरी वांग को भेजती है। युननिंग अब पूरी तरह से हैरान है। जब युननिंग शहर से वापस आती है तो वो देखती है कि उसके पति फेंग जिनशा का कमरा खाली है और बिस्तर से सारी चीजें हटाई जा रही हैं। उसे लगता है कि उसका पति मर गया है। वो दुखी होकर अपनी सास को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, क्या मैडम मुझे ढूंढ रही हैं? और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि फेंग जिनशा की होती है, जो अब कोमा से बाहर आ चुका है। युननिंग उसे देखकर चौंक जाती है। जिनशा मजाक में कहता है, तुमने मेरी इतनी देखभाल की, अगर मैं नहीं जागता तो ये तुम्हारी मेहनत का अपमान होता। युननिंग खुश होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर से वो घबरा जाती है। जिनशा उसकी चोरी पकड़ लेता है और धीरे से उसके कान में कहता है, क्या मुझे जागने के बाद तुम्हारा प्यारा पति बनना बंद करना होगा? ये सुनकर युननिंग को एहसास होता है कि जिनशा ने बेहोशी में उसकी सारी बातें सुनी है, यहाँ तक कि जब वो उसे चुपके से चूमती भी थी। जिनशा के जागने की खुशी में घर पर जश्न मनाया जाता है। खाने की मेज पर जिनशा की माँ युननिंग की बहुत तारीफ करती है और उसे घर की तिजोरी की चाबियां और सोने की खदानें उसके नाम करने की बात कहती है, लेकिन जिनशा अपनी माँ को रोकता है और कहता है कि युननिंग को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाद में जिनशा अपनी माँ से कहता है कि उसे लगता है कि ये लड़की सिर्फ उनकी दौलत के लिए यहाँ है और शायद वो उसके मरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी माँ को युननिंग पर पूरा भरोसा है। वो कहती है, जिरुओ ऐसी लड़की नहीं है। एक रात जिनशा युननिंग को कुछ डिजाइन बनाते हुए देखता है। इंटीरियर डिजाइनिंग युननिंग का सपना है। जिनशा उसका डिजाइन छीन लेता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, तुम्हारा सपना अमीर घर में शादी करना नहीं था क्या? तुम जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है जो सिर्फ दौलत के लिए शादी करती हैं। युननिंग गुस्से में कहती है, शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि तुम सबसे अमीर आदमी हो। जिनशा उसे और परेशान करता है, लेकिन मन ही मन सोचने लगता है कि शायद वो युननिंग को गलत समझ रहा है। अगले दिन युननिंग को खबर मिलती है कि उसका डिजाइन एक बड़ी कंपनी ने चुन लिया है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन जब कंपनी से कागज आते हैं तो उन पर नान युननिंग का नाम होता है, ना कि नान जिरुओ का। उधर जिनशा भी अपनी पत्नी के बारे में छानबीन करवाता है और उसे पता चलता है कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई है वो नान जिरुओ नहीं बल्कि नान युननिंग है। उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आता है। जिनशा सबके सामने युननिंग से पूछता है कि क्या उसने अपनी बहन की जगह शादी की है। युननिंग हाँ में जवाब देती है। जिनशा की माँ ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन वो युननिंग का साथ देती है। वो कहती है, नकली है तो क्या हुआ, जब तुम बेहोश थे तब इसी लड़की ने तुम्हारी देखभाल की। नान परिवार ने अपनी बेटी को एक बेहोश लड़के से शादी करने नहीं भेजा, लेकिन युननिंग ने की। तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। जिनशा की माँ कहती है कि जब से युननिंग घर में आई है जिनशा ठीक हो गया है, इसलिए युननिंग उसके लिए भाग्यशाली है। लेकिन जिनशा अपनी बात पर अड़ा रहता है और तलाक देने की बात करता है। तब उसकी माँ उसे धमकी देती है, अगर तुमने तलाक दिया तो मैं फेंग परिवार की सारी जायदाद युननिंग के नाम कर दूंगी। ये सुनकर जिनशा गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। जिनशा के जाने के बाद उसकी माँ युननिंग को संभालती है और उसे अपनी बहू मान लेती है। वो कहती है, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिनशा घर से दूर अपने कृषि अनुसंधान केंद्र यानी एग्रीकल्चरल बेस में रहने लगता है। उसकी माँ उसे वापस बुलाने के लिए एक योजना बनाती है। वो युननिंग को उसी कृषि केंद्र में घुमाने ले जाती है जहां जिनशा काम करता है। कृषि केंद्र में युननिंग की मुलाकात असली नान जिरुओ और उसके अमीर दोस्त से होती है। जिरुओ युननिंग का मजाक उड़ाती है और उसे नौकरानी कहकर बेइज्जत करती है। वो कहती है, देखो देहाती से शादी करके तुम भी देहाती बन गई हो। जिरुओ अपने दोस्त की तारीफ करते हुए कहती है कि वो ची परिवार का वारिस है और युननिंग को धमकाती है कि वो उसे एक फोन करके नौकरी से निकलवा सकती है, क्योंकि इस केंद्र का मैनेजर बॉस लॉन्ग उसके पिता का दोस्त है। वो कहती है कि बॉस लॉन्ग जिंगहाई के सबसे अमीर आदमी का सबसे भरोसेमंद आदमी है और जल्द ही नान परिवार उस अमीर आदमी के साथ काम करेगा।
तभी वहाँ जिनशा की माँ आ जाती है। जीरुओ उन्हें भी बूढ़ी औरत कहकर बेइज्जत करती है। वो कहती है, ये पूरा कृषि केंद्र बहुत कीमती है, यहाँ की एक स्ट्रॉबेरी तुम्हारे पूरे परिवार के एक दिन के खर्चे के बराबर है। ये सुनकर जिनशा की माँ हंसती है और कहती है, मैं तो यहाँ की स्ट्रॉबेरी खाती भी हूँ, उसका जैम भी बनाती हूँ और जूस भी पीती हूँ। फिर वो सबसे बड़ा राज खोलती है, मेरा बेटा ही जिंग हाई का सबसे अमीर आदमी है। ये सुनकर जीरुओ और इसके दोस्त के होश उड़ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने जिसे एक साधारण किसान समझा वो असल में शहर का सबसे अमीर परिवार है। वे दोनों शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ जीरुओ युननिंग और उसकी सास को गरीब किसान समझकर उनकी बेइज्जती कर रही होती है। वो अपनी महंगी जूतियों पर गिरी मिट्टी को साफ करने के लिए जिनशा की माँ से कहती है। जब वे मना करती हैं, तो जीरुओ की दोस्त युननिंग को धक्का दे देती है। मामला हाथापाई तक पहुँच जाता है। जीरुओ का अमीर दोस्त चीशा बीच में आता है और युननिंग का हाथ पकड़कर उसे धमकाता है। वो कहता है, मेरे लोगों पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वहाँ पर एक दमदार आवाज गूंजती है। देखते हैं उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा नायक फेंग जिनशा होता है। उसे देखकर जीरुओ और चीशा चौंक जाते हैं। जीरुओ विश्वास नहीं कर पाती और कहती है, ये तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? सब जानते हैं कि तुमने एक ऐसे लड़के से शादी की है जो 2 साल से बिस्तर पर पड़ा है। क्या तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी ऐरे गहरे को अपना पति बना लिया? आसपास खड़े लोग भी जिनशा का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि ये तो वही लड़का है जो कोमा में था और शायद अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। वे युननिंग पर तरस खाते हैं। जीरुओ अपनी हदें पार कर देती है। वो युननिंग को ताना मारती है और उसकी अंधी माँ का भी मजाक उड़ाती है। वो कहती है, तुम्हारी माँ अंधी है क्योंकि उसने हमारे ड्राइवर के साथ गलत संबंध बनाए थे। ये सुनकर युननिंग का दिल टूट जाता है और वो जीरुओ को उसकी माँ का अपमान करने से रोकती है। ये सब सुनकर जिनशा को युननिंग पर तरस आता है और उसे एहसास होता है कि युननिंग ने नान परिवार में कितनी मुश्किलें झेली हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जिनशा जीरुओ और चीशा से कहता है, मेरी माँ और मेरी पत्नी से माफी मांगो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। चीशा घमंड में कहता है, मैं माफी नहीं मांगता, तुम मुझे जिंग हाई के वाइब करवा दोगे क्या? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और अंतिम खुलासा होता है। जिनशा कहता है, मैं ही लॉन्ग ई हूँ। यहाँ लॉन्ग ई उस कृषि केंद्र के मालिक या सबसे अमीर व्यक्ति का दूसरा नाम हो सकता है। ये सुनकर चीशा और नान जीरुओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि जिस साधारण किसान का वे मजाक उड़ा रहे थे वही जिंग हाई का सबसे शक्तिशाली और अमीर आदमी है। वे दोनों शर्मिंदगी और डर से कांपने लगते हैं। चीशा जिनशा को धमकी दे रहा होता है। वो घमंड में कहता है, मेरे पिता जिंग हाई बैंक के अध्यक्ष हैं। तुम्हें कुचलना मेरे लिए चींटी को मसलने जैसा है। अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। जिनशा शांत भाव से जवाब देता है, मैं 3 मिनट के अंदर तुम्हारे परिवार को व्यापार संघ चेंबर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकलवा सकता हूँ। ये सुनकर चीशा और जीरुओ उसका मजाक उड़ाते हैं। चीशा कहता है, तुम मुझसे भी बड़े डींगे हाँकने वाले हो। क्या तुम खुद को जिंग हाई का सबसे अमीर आदमी समझते हो? तभी वहाँ पर कृषि केंद्र का मैनेजर बॉस लॉन्ग या लॉन्ग ई आता है। चीशा उसे देखकर खुश हो जाता है और शिकायत करता है कि ये लड़का उसे धमका रहा है। लेकिन बॉस लॉन्ग चीशा को नजरअंदाज करके सीधे जिनशा के पास जाता है और झुककर कहता है, मिस्टर फेंग, मेरी गलती है कि मैंने इन लोगों को यहाँ आने दिया और आपको परेशान किया। ये देखकर चीशा और जीरुओ के होश उड़ जाते हैं। बॉस लॉन्ग चीशा को डांटता है और उसे जिनशा की असली पहचान बताता है। क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये जिंग हाई के फेंग परिवार के सबसे बड़े बेटे फेंग जिनशा है, जिंग हाई के सबसे अमीर आदमी। तुम्हारा परिवार इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई जानकर नान जीरुओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस लड़के को उसने देहाती और बेहोश समझकर शादी करने से मना कर दिया था वही शहर का सबसे अमीर आदमी निकला। वो पछतावे की आग में जलने लगती है। युननिंग उसे याद दिलाती है, तुमने ही तो उससे शादी करने से मना किया था, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। जिनशा बॉस लॉन्ग से कहता है, मेरी माँ और पत्नी यहाँ आराम करने आए थे लेकिन इन दोनों ने उनका मन खराब कर दिया। अब क्या करना है तुम समझते हो? बॉस लॉन्ग तुरंत उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालने का आदेश देता है। चीशा और जीरुओ जिनशा से गिड़गिड़ा कर माफी मांगते हैं लेकिन जिनशा कहता है, अभी तो तुम मुझे घुटने टेकने और तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कह रहे थे। बॉस लॉन्ग चीशा को बताता है कि वो तुरंत उसके पिता को अध्यक्ष पद से हटवा रहा है और आज से उसका ची परिवार से कोई लेना देना नहीं है। दोनों को अपनी करनी का फल मिल जाता है और उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है। बॉस लॉन्ग चीशा को उसकी औकात याद दिलाता है। चीशा गिड़गिड़ाता है कि अगर उसके पिता को अध्यक्ष पद से हटाया गया तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिनशा की नजर नान जीरुओ की दोस्त पर पड़ती है और वो उसकी पहचान पूछता है। वो डर के मारे बता देती है कि वो नान परिवार से है।
ये सुनकर जिनशा ऐलान करता है, आज से फेंग समूह का नान परिवार के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रहेगा। ये नान परिवार के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं था। नान जिरुओ आखिरी कोशिश करती है और झूठ बोलती है कि युन निंग ने उसे धोखा दिया और असली दुल्हन वही थी। लेकिन युन निंग सबके सामने नान परिवार की सच्चाई बता देती है कि कैसे उसे अपनी मां की वजह से मजबूर किया गया था। इस घटना के बाद युन निंग और जिनशा के बीच की गलतफहमियां दूर होने लगती हैं। जिनशा को एहसास होता है कि युन निंग ने नान परिवार में कितनी मुश्किलें झेली हैं। वो उसे वादा करता है कि वो दोबारा कभी उस पर शक नहीं करेगा और हमेशा उसका साथ देगा। उधर जिनशा की मां भी युन निंग को ढेर सारे महंगे तोहफे देती है और उसे यकीन दिलाती है कि अब कोई भी उसे परेशान नहीं कर पाएगा। सास, बहू और बेटे का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। अचानक गांव वाले फेंग परिवार के घर के बाहर हंगामा करने लगते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि फेंग परिवार की जैविक सब्जियां खाकर उनकी पत्नियां और बच्चे बीमार पड़ गए हैं। मीडिया भी वहां पहुंच जाती है और ये खबर आग की तरह फैल जाती है, जिससे फेंग समूह के शेयर गिरने लगते हैं। जिनशा समझ जाता है कि ये एक साजिश है। वो छानबीन करता है तो पता चलता है कि हंगामा करने वाले मुख्य आदमी को ची परिवार ने पैसे दिए थे। ये ची परिवार की बदला लेने की एक चाल थी। जिनशा एक योजना बनाता है। जब हंगामा करने वाला आदमी मीडिया के सामने फेंग परिवार को बदनाम कर रहा होता है, तभी उसकी पत्नी का फोन आ जाता है। वो उसे चिल्लाते हुए कहती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? घर पर मुर्गियों और सुअरों को चारा कौन देगा? ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। हमारी हीरोइन उस आदमी से पूछती है, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है, लेकिन उसकी आवाज से तो बिल्कुल ठीक लग रही है। उस आदमी का झूठ सबके सामने पकड़ा जाता है। जिनशा उसे बताता है कि मानहानि और जबरन वसूली के जुर्म में अब फेंग परिवार के वकील उससे निपटेंगे। जिनशा तुरंत अपने सचिव को आदेश देता है कि इन सभी लोगों का अस्पताल में खून की जांच कराई जाए और अगर ये बीमार नहीं है तो इन पर मानहानि का केस किया जाए। वो मीडिया को भी चेतावनी देता है कि अगर फेंग परिवार के खिलाफ कोई झूठी खबर छपी तो उनके स्टूडियो बंद करवा दिए जाएंगे। हंगामा करने वाला आदमी डर के मारे सच उगल देता है कि उसे चीशा ने पैसे दिए थे। जिनशा तुरंत चीशा को पकड़वा लेता है। चीशा गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है, लेकिन जिनशा उसे दो रास्ते देता है, या तो अपना परिवार लेकर जिंगहाई छोड़ दो या फिर जेल जाओ। चीशा गुस्से में आकर युननिंग पर हमला कर देता है, लेकिन जिनशा उसे बचा लेता है। इस हमले में युननिंग घायल हो जाती है। जिनशा चीशा को सजा के तौर पर अफ्रीका में सड़कें बनाने के लिए भेज देता है और उसकी सारी संपत्ति जब्त करके दान कर देता है। युननिंग को अस्पताल ले जाया जाता है। जब वो होश में आती है तो जिनशा और उसकी माँ उसके पास होते हैं। जिनशा की माँ कहती है कि गाँव की सुरक्षा ठीक नहीं है, इसलिए वे सब वापस शहर में अपने बंगले में रहेंगे। वो युननिंग से ये भी कहती है कि वो जल्द ही दादी बनना चाहती है। शहर वापस आकर युननिंग और जिनशा का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। एक दिन जब एक लड़का युननिंग से दोस्ती करने की कोशिश करता है तो जिनशा को जलन होती है और वो उसे अपना कानूनी पति बताकर भगा देता है। दोनों के बीच प्यार भरी नोकझोंक होती है। उधर नान परिवार को पता चलता है कि जिस लड़के को उन्होंने देहाती और बेकार समझकर अपनी बेटी की जगह युननिंग से शादी करवा दी थी, वो असल में जिंगहाई का सबसे अमीर आदमी है। वे अपनी गलती पर बहुत पछताते हैं। नान जिरुओं की माँ और जिरुओं को याद आता है कि कैसे उन्होंने युननिंग को शादी के लिए मजबूर किया था। उन्हें अब डर सताने लगता है कि युननिंग और फेंग जिनशा उनसे जरूर बदला। नान परिवार पछता रहा होता है, लेकिन पछतावे की जगह उनके मन में लालच फिर से जाग उठता है। नान जिरुओ की माँ एक नया प्लान बनाती है। वो जिरुओ से कहती है, तुम युननिंग से जाकर मिलो और उससे कहो कि वो अपनी जगह तुम ही दे दे। आखिर असली दुल्हन तो तुम ही हो। वे सोचते हैं कि युननिंग सीधी साधी है और पैसों का लालच देने पर या फिर उसकी अंधी माँ का वास्ता देने पर वो मान जाएगी। जिरुओ अपनी माँ की बात मानकर युननिंग से मिलने का फैसला करती है। जिरुओ युननिंग को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है और उसे उसकी अंधी माँ की धमकी देती है। युननिंग, जो अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही, मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब दोनों मिलती हैं तो जिरुओ उस पर एहसान जताते हुए कहती है, अगर मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया होता तो तुम कभी भी फेंग परिवार में कदम नहीं रख पाती। फिर वो सीधे मुद्दे पर आती है और कहती है, मुझे मिसेस फेंग की जगह वापस दे दो। युननिंग अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो साफ मना कर देती है। जिरुओ उसे 50 लाख का कार्ड देकर लालच देने की कोशिश करती है, लेकिन युननिंग हंसकर कहती है, ये तो उस रकम का छोटा सा हिस्सा भी नहीं है जो फेंग परिवार ने मुझे दिया है। जिरुओ गुस्से में उसे नकली और धोखेबाज कहती है। वो उसे उसकी माँ के बारे में झूठी बातें फैलाकर ऑनलाइन बदनाम करने की धमकी देती है। इस पर युननिंग उसे करारा जवाब देती है, असली धोखेबाज तो तुम्हारी माँ थी जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया। हिम्मत है तो सच ऑनलाइन पोस्ट करो, फिर देखते हैं लोग किसका साथ देते हैं। जिरुओ बौखला जाती है
और कहती है, तुम क्या सोचती हो, वो अरबपति तुमसे सच में प्यार करता है? वो बस कुछ दिन तुम्हारे साथ मन बहला रहा है, फिर तुम्हें फेंक देगा। युननिंग आत्मविश्वास से कहती है, कम से कम अभी वो मुझे अपनी पत्नी मानता है और मेरे लिए यही काफी है। युननिंग जिरवो को चेतावनी देती है कि उसने अब तक उसे बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अब नहीं। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और किसी भी कीमत पर अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। युननिंग जिरुओ को चेतावनी दे रही होती है। वो कहती है, अब मैं सबसे अमीर आदमी की पत्नी हूँ, मुझे ज्यादा उकसाने की गलती मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुस्से में जिरुओ उस पर हाथ उठाती है, लेकिन युननिंग उसे रोककर एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, अगर दर्द होता है तो सबक सीखो, मैं वो नहीं जिसे तुम परेशान कर सको। युननिंग उसे साफ साफ कह देती है, जब जिनशा कोमा में था तब तुमने उसे ठुकरा दिया था, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, वो मुझसे प्यार करता है और तुम बस जल सकती हो। तभी वहाँ फेंग जिनशा आ जाता है। वो सारी बातें सुन चुका होता है। वो तुरंत अपने सचिव को आदेश देता है, जिंगहाई की सभी बड़ी कंपनियों को सूचित कर दो कि वे नान परिवार के साथ सारे प्रोजेक्ट्स रद्द कर दें। ये सुनकर जिरुओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो झूठ बोलने की कोशिश करती है और कहती है कि वो जिनशा से प्यार करती है, इसलिए उसने युननिंग को जाने के लिए कहा। जिनशा उस पर तंज कसता है, मैं तो एक मरा हुआ आदमी था, तुम्हारी मोहब्बत के लायक कहाँ। वो साफ कह देता है, मैं जिसे चुनूं वही मेरी असली पत्नी है और जिंगहाई में किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे फैसले पर हंसे। जिनशा ये भी कहता है, तुम्हारे नान परिवार की मेरे फेंग परिवार के सामने कोई औकात नहीं है। फिर वो अपना सबसे बड़ा फैसला सुनाता है, आज से फेंग समूह का नान परिवार के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रहेगा। जिरुओ आखिरी सवाल पूछती है, युननिंग के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? इस पर जिनशा वो जवाब देता है जिसका युननिंग को इंतजार था। वो कहता है, क्या इतना काफी नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? ये सुनकर युननिंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि जिनशा भी उससे प्यार करता है। उधर नान परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। फेंग समूह के फैसले के बाद सभी कंपनियां उनसे अपने सौदे तोड़ देती हैं। नान परिवार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाता है। नान परिवार का मुखिया अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। वो फैसला करता है कि वो खुद युननिंग के पास जाएगा और पिता होने का वास्ता देकर उसे मनाने की कोशिश करेगा। नान परिवार अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। इधर युनिंग अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला करती है। वो एक डिजाइन स्टूडियो खोलना चाहती है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपनी पहचान बना सके। जब वो ये बात जिनशा को बताती है तो जिनशा को थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है, तुम मिसेस फेंग हो, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? क्या घर पर रहकर एक अच्छी पत्नी बनना काफी नहीं है? युनिंग उसे समझाती है कि वो सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ बनकर नहीं रहना चाहती, वो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहती है। जिनशा और युनिंग के बीच इस बात पर थोड़ी बहस हो जाती है। जिनशा परेशान होकर अपने सचिव से सलाह मांगता है। उसका सचिव उसे समझाता है, सर, आपकी पत्नी एक करियर बनाने वाली महिला है, आप उसे सिर्फ घर में बंद करके नहीं रख सकते। उसे आपके डांट की नहीं बल्कि आपकी भावनात्मक सहारे की जरूरत है। अगर आप उसे खुश करना चाहते हैं तो उसकी जरूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करें। सचिव की सलाह मानकर जिनशा चुपके से युनिंग की मदद करने का फैसला करता है। वो युनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह पर एक ऑफिस बहुत कम कीमत पर खरीदता है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलने देता कि ये उसने किया है। युनिंग को जब इतना अच्छा ऑफिस इतनी कम कीमत पर मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो अपना स्टूडियो शुरू करती है और कंप्यूटर से लेकर सारा सामान खुद ही व्यवस्थित करती है। युनिंग का स्टूडियो खुल जाता है। वो एक जानी मानी रेनोवेशन ब्लॉगर भी होती है जिसके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, इसलिए उसे पहले दिन से ही बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। अपनी पत्नी की सफलता देखकर जिनशा को बहुत गर्व होता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता। वो अपने सचिव को आदेश देता है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो मिसेस नैर का है वो युनिंग के स्टूडियो को दिया जाए और इस बात का पता युनिंग को बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। वो अपनी पत्नी को सफल होते हुए देखना चाहता है और एक सच्चे जीवन साथी की तरह हर कदम पर उसका साथ देता है। नान परिवार बर्बादी की कगार पर है। नान परिवार का मुखिया, जो युननिंग का सौतेला पिता है, अपनी बेटी जीरुओं के साथ युननिंग के नए स्टूडियो में आता है। वो युननिंग से माफी मांगने का नाटक करता है और उससे फेंग जिनशा से कहकर नान परिवार पर लगी पाबंदियां हटाने की गुजारिश करता है। युननिंग अब पहले जैसी भोली नहीं रही, वो उनकी चाल समझ जाती है। वो कहती है, ठीक है, मैं नान परिवार की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त रखती है, आपको मेरी माँ को अपनी आधिकारिक पत्नी का दर्जा देना होगा और पूरे परिवार के सामने ये ऐलान करना होगा कि मेरी माँ तीसरी औरत नहीं थी, बल्कि असली तीसरी औरत जीरुओ की माँ थी और मैं ही नान परिवार की असली बेटी हूँ। ये सुनकर नान परिवार के मुखिया और जीरुओ के होश उड़ जाते हैं। वे इस शर्त को मानने से साफ इनकार कर देते हैं और युननिंग पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो परिवार को बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। जब युननिंग उनकी बात नहीं मानती तो जीरुओ गुस्से में युननिंग के सबसे जरूरी डिजाइन ड्राफ्ट को फाड़ देती है। ये वही डिजाइन था जो उसे लाखों रुपए का मिला था। युननिंग शांत रहती है और कहती है, ये डिजाइन 3 घंटे की मेहनत का नतीजा था और इसकी कीमत 30 लाख रुपए है, या तो पैसे दो
वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नान परिवार का मुखिया और जीरुओ उसे झूठा और लालची कहते हैं। वो युननिंग पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ फेंग जिनशा आ जाता है। वो उन्हें रोकते हुए कहता है, अगर आज तुमने उसे छुआ तो नान परिवार का जिंघाई में नामो निशान मिट जाएगा। जिनशा को देखकर नान परिवार का मुखिया तुरंत अपना रंग बदल लेता है और माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि युननिंग और जीरुओ दोनों ही उसकी प्यारी बेटियां हैं, लेकिन जिनशा अब उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। जिनशा युननिंग के लिए खड़ा होता है। नान जीरुओ युननिंग को लालची और मतलबी कहती है, लेकिन जिनशा उसे करारा जवाब देता है। वो कहता है, जब मैंने सुना कि मैं कोमा में हूँ तो तुम मुझसे दूर भाग रही थी। तुम जैसी औरत को मेरी पत्नी की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। जिनशा सबके सामने ये ऐलान करता है, अगर युननिंग को परिवार नहीं चाहिए तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। मैं उसे प्यार करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर युननिंग की आंखों में खुशी और गर्व की चमक आ जाती है। नान परिवार का मुखिया आखिरी दांव चलता है और कहता है कि अगर वे उन्हें बाहर निकालेंगे तो लोग जिनशा पर हंसेंगे, लेकिन युननिंग कहती है, मुझे ऐसे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना जिसने हमेशा मुझे दबाया है। जिनशा भी उसका साथ देता है और कहता है, तुम्हारी खातिर मैं उन्हें छोड़ने वाला था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। वो तुरंत अपने सचिव को आदेश देता है, 3 मिनट के अंदर नान परिवार को दिवालिया कर दो। नान परिवार का मुखिया घमंड में कहता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन अगले ही पल उसके फोन पर खबर आती है कि नान ग्रुप दिवालिया हो गया है। नान परिवार को उनके कर्मों की सजा मिल जाती है और उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। नान परिवार के जाने के बाद युननिंग को अपनी मां की चिंता होती है। जिनशा उसे तसल्ली देता है और तुरंत अपने सचिव को भेजकर उसकी मां को सुरक्षित ले आता है। जिनशा युननिंग की मां का बहुत सम्मान करता है और उन्हें अपनी मां का दर्जा देता है। वो उन्हें रहने के लिए एक अलग बंगला देता है और उनकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक भी नियुक्त करता है। युननिंग जिनशा के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित होती है और उसे धन्यवाद देती है, लेकिन युननिंग अभी भी जिनशा से थोड़ी नाराज होती है क्योंकि उसने उसे बिना बताए उसकी मदद की थी। एक रात जिनशा के सचिव का फोन आता है कि जिनशा ने ज्यादा शराब पी ली है और वो उसे लेने आ जाए। युननिंग मना कर देती है। तब सचिव उसे सच्चाई बताता है, मैडम, आपका स्टूडियो इतनी आसानी से इसलिए खुला और आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए मिला क्योंकि बॉस ने चुपके से आपकी मदद की थी। वो अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने मुझे आपको ये बताने से मना किया था। ये सुनकर युननिंग का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि जिनशा उससे कितना प्यार करता है। वो जिनशा को लेने जाती है और यहीं से उनके प्यार भरे रिश्ते की एक नई और खूबसूरत शुरुआत होती है। युननिंग जिनशा को लेने जाती है। जिनशा नशे में होता है और बहुत ही प्यारे अंदाज में पेश आता है। वो युननिंग को अपनी पत्नी कहकर सबसे मिलवाता है और उसे चूमने की कोशिश करता है। युननिंग उसे संभालकर घर ले जाती है। अगली सुबह जब जिनशा उठता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। युननिंग उसे छेड़ते हुए बताती है कि रात को उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। जिनशा शर्म से लाल हो जाता है। दोनों के बीच की बची खुची दूरियां भी मिट जाती हैं और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। उधर नान परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उनका घर नीलाम हो रहा होता है। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार नान जिरवो युननिंग को मानती है। बदले की आग में जलते हुए वो एक आखिरी और खतरनाक साजिश रचती है। वो एक गुंडे बेर से मिलती है और उसे युननिंग को अगवा करने के लिए कहती है। बदले में वो उसे अपनी कीमती हार देने का वादा करती है जिसकी कीमत बाजार में 5 करोड़ है। अगले दिन जब युननिंग अपने ऑफिस से निकल रही होती है तो कुछ गुंडे उसे दिन दहाड़े अगवा कर लेते हैं। उसके ऑफिस के कर्मचारी ये देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत जिनशा के सचिव को खबर करते हैं। जिनशा को जैसे ही ये खबर मिलती है वो आग बबूला हो जाता है। वो अपने आदमियों को आदेश देता है, पूरे शहर में उसे ढूंढो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आज शाम तक अपहरण करने वाले मेरे सामने होने चाहिए। गुंडे युननिंग को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं जहाँ नान जिरवो पहले से मौजूद होती है। युननिंग समझ जाती है कि ये सब जिरवो ने किया है। जिरवो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये कानून के खिलाफ है, लेकिन जिरवो कहती है कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है और उसकी लाश सड़ने तक किसी को पता नहीं चलेगा। वो कहती है, तब तक तो मैं मिसेस फैंग बन चुकी होंगी। जीरो युननिंग को जान से मारने की धमकी दे रही होती है। युननिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा करने से जिनशा उससे और नफरत करेगा। ये सुनकर जीरो एक नई चाल चलती है। वो कहती है, ठीक है, तुम जिनशा को फोन करके कहो कि तुम उसे तलाक दे रही हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। युननिंग बेबसी में हाँ कह देती है, लेकिन जीरो उस पर विश्वास नहीं करती। वो एक चाकू निकालकर कहती है, मैं तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगी ताकि जिनशा तुमसे नफरत करने लगे। युननिंग डर जाती है और उसे परिवार का वास्ता देती है, लेकिन जीरो कहती है कि युननिंग की वजह से ही उसका परिवार बर्बाद हुआ है। जब जीरो युननिंग पर हमला करने वाली होती है तभी वहाँ फैंग जिनशा पहुंच जाता है। उसे देखकर जीरो घबरा जाती है। जिनशा गुस्से में कहता है, जिंगहाई में मुझसे दुश्मनी मोल लेने वाली तुम पहली हो। लगता है मैंने नान परिवार के साथ ज्यादा ही नरमी बरती। जीरो हताशा में युननिंग के गले पर चाकू रख देती है और कहती है, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसे अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी। जिनशा युननिंग की जान बचाने के लिए जीरो की हर शर्त मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन युननिंग जिनशा को खतरे में नहीं डालना चाहती। जैसे ही जीरो
जीरुओ का ध्यान भटकता है, युननिंग चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेती है ताकि वो जिनशा को नुकसान न पहुंचा सके। इस हाथापाई में युननिंग का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जिनशा के आदमी तुरंत जीरुओ को पकड़ लेते हैं। जीरुओ अपने किए पर पछताती है और उसे याद आता है कि कैसे उसने खुद ही जिनशा से शादी करने से मना किया था। जिनशा उसे सजा के तौर पर अफ्रीका की खदानों में काम करने के लिए भेज देता है और हुक्म देता है कि वो कभी चीन वापस न आ पाए। युननिंग जिनशा को अस्पताल के बाद घर ले जाती है। वहाँ उसकी माँ भी पहुँच जाती है। वे सब मिलकर फैसला करते हैं कि नान परिवार को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। जिनशा नान परिवार को पूरी तरह से जिंघाई से बाहर निकाल देता है। घर पर जिनशा और युननिंग अकेले होते हैं। जिनशा के हाथ में चोट लगी होती है और युननिंग उसकी देखभाल कर रही होती है। दोनों के बीच की सारी मुश्किलें, सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। वे एक दूसरे को प्यार और सम्मान के साथ देखते हैं। जिनशा की माँ उसे अकेले में बुलाकर बात करती है। वो उसे बताती है कि उसकी पूर्व प्रेमिका जियांग यिंग शुअर वापस आ गई है और उसने तोहफा भी भेजा था। जिनशा की माँ उसे चेतावनी देती है कि वो उस लड़की से दूर रहे क्योंकि उसने जिनशा के कोमा में जाते ही उसे छोड़ दिया था। जिनशा अपनी माँ को विश्वास दिलाता है कि उसके दिल में अब सिर्फ युननिंग है। अगले दिन जिनशा युननिंग को अपने साथ कंपनी ले जाता है। युननिंग बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी पसंदीदा डिजाइनर भी उसी कंपनी में काम करती है। जिनशा मीटिंग में चला जाता है और युननिंग उसका इंतजार करती है। तभी वहाँ जियांग यिंग शुअर आ जाती है और जानबूझकर युननिंग के सामने जिनशा से लिपट जाती है। ये देखकर युननिंग चौंक जाती है। जियांग उसे ताना मारती है और कहती है कि वो जिनशा की पूर्व प्रेमिका है। युननिंग को दुखी देखकर जिनशा का सचिव उसे सारी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि जियांग ने ही जिनशा को छोड़ा था और अब जब उसे पता चला है कि जिनशा ठीक हो गया है तो वो वापस आने की कोशिश कर रही है। उधर जियांग जिनशा से रिश्ते को दोबारा शुरू करने की बात करती है। वो कहती है कि उसने मजबूरी में उसे छोड़ा था, लेकिन जिनशा उसे साफ साफ कह देता है, मेरे दिल में युननिंग के अलावा अब किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। वो उसे ये भी बताता है कि वो उसे अपनी पूर्व प्रेमिका मानता भी नहीं है क्योंकि उनके बीच कभी कुछ था ही नहीं। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा उसकी और युननिंग की जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो वो उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। जिनशा के इस अटूट प्यार और वफादारी को देखकर युननिंग का दिल भर आता है। उसे यकीन हो जाता है कि जिनशा सिर्फ उसी का है। दोनों के बीच का विश्वास और भी गहरा हो जाता है। वे दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं जहाँ कोई शक, कोई तीसरा और कोई पुरानी बात उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। जियांग जिनशा से रिश्ते की भीख मांग रही होती है। तभी वहाँ युननिंग आ जाती है। जियांग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और उसे नौकरानी कहकर उसकी बेइज्जती करती है, लेकिन युननिंग अब पहले जैसी नहीं रही। वो पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है, क्या इतना काफी नहीं है कि जिनशा मुझसे प्यार करता है? जिनशा भी उसका साथ देता है और जियांग को उसके परिवार के काले कारनामों जैसे रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करने की धमकी देता है। ये सुनकर जियांग डर जाती है और माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। जियांग के जाने के बाद माहौल हल्का हो जाता है। जिनशा शरारत भरे अंदाज में युननिंग से पूछता है, तो अब तुम मेरी भरपाई कैसे करोगी? युननिंग पूछती है, कैसी भरपाई? जिनशा उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, ये एक राज है। दोनों के बीच एक प्यार भरा पल होता है। ये सब जिनशा की माँ देख लेती है और बहुत खुश होती है। वो युननिंग से कहती है कि उसे जिनशा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। युननिंग भी कहती है कि उसे जिनशा पर पूरा यकीन है। कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर आती है। जिनशा की माँ युननिंग को शॉपिंग के लिए मॉल ले जाती है। वहाँ पहुंचकर युननिंग देखती है कि पूरा मॉल फूलों से सजा हुआ है और बीच में फेंग जिनशा खड़ा है। जिनशा अपने घुटनों पर बैठता है, एक खूबसूरत अंगूठी निकालता है और युननिंग से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में और सेहत में हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, पूरी जिंदगी के लिए। ये देखकर युननिंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। युननिंग बिना एक पल भी सोचे खुशी खुशी कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। जिनशा उसे अंगूठी पहनाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उनकी कहानी जो एक धोखे और मजबूरी से शुरू हुई थी, आज एक सच्चे और अटूट प्यार की मंजिल पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, इस तरह इस खूबसूरत प्रेम कहानी का एक सपनों सा अंत होता है। युननिंग और जिनशा ने मिलकर ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल, हर साजिश और हर गलतफहमी से बड़ा होता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर किस्मत में मिलना लिखा हो तो रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल मिल ही जाती है। उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियां ला सकें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।